Hello everyone, this is Suman Mehta, your SS teacher, and beta today we will read the content anti-poverty measures, गरीबी रोकने के उपाय। इस कंटेंट को हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारे चैप्टर 3 पॉवर्टी एज ए चैलेंज का पार्ट है और मैं उम्मीद करती हूँ आपको पिछली वीडियो समझ आई होगी और अभी भी आप पूरे ही ध्यान के साथ इस चैप्टर को रीड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बेटा। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एंटी पॉवर्टी मेजर्स, गरीबी रोकने के उपाय। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हैज बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी। भारत में देश की गरीबी को कम करना भारतीय विकास के नीति का एक मुख्य उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्टिव है। मेन ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? मुख्य उद्देश्य। The current anti-poverty strategy of the government is based broadly on two planks. हमारी सरकार की जो गरीबी रोकने की जो तत्कालीन नीति है वो मुख्यतः दो बिंदुओं पर केंद्रित है। कौन से दो बिंदु? प्लैंक्स मीन्स यहाँ पर पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा दो मुख्य बिंदुओं पर आधारित है ये। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, की देश की आर्थिक विकास की गति तेज करके हम गरीबी को दूर कर सकते हैं, यानी डिफरेंट ऑक्यूपेशन वाले लोगों को आगे बढ़ाकर उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देकर हम हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को रेट को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, कि गरीबी रोकने के लिए उद्देशित योजनाएं बनाकर, मतलब लोगों को कैसे गरीबी के दलदल से निकाला जाए, ऐसी पॉलिसीज को फ्रेम करके। ओवर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स लास्टिंग अप टू द अर्ली 80s, लगभग 30 साल से ऊपर हो गया है और 1980s के लास्ट तक, देयर वर लिटल पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट एंड नॉट मच रिडक्शन इन पॉवर्टी। 1980 तक क्या था बेटा? हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर जो थी वो बहुत कम थी, और इसके अलावा गरीबी में भी कमी बहुत कम आ रही थी, यानी 1980 तक एज इट इज हमारी पॉवर्टी का रेशो बना हुआ था। ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेट्स विच वर अबाउट 45% इन द अर्ली 1950s। 1950 तक हमारे देश की जो आधिकारिक गरीबी थी वो 45% थी। रिमेंड द सेम इवन इन द अर्ली 80s, और 1980 के शुरुआत तक वो एज इट इज बनी हुई थी, यानी 45% के नियर अबाउट वो बनी हुई थी। Since the 80s, India's economic growth has been one of the fastest in the world. 1980 के बाद हमारे देश की अर्थव्यवस्था ने एक आश्चर्यजनक रूप से तरक्की हासिल की, यानी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ गई, और जिसकी वजह से ग्रोथ रेट ने जब जंप किया तो हमारा जो एवरेज था about 3.5% year in the 1970 to about 6% during the 1980s and 1990s। तो यहाँ पर ग्रोथ रेट जब तेज हुई, 3.5% थी पहले 1970s तक, वो ग्रोथ रेट बढ़कर कितनी हो गई? 6% हो गई। कब हो गई? 1980s और 1990s में। तो ये जब ग्रोथ रेट बढ़ेगी तो इसका मतलब है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का बढ़ना, और जब ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो इनकम का सोर्स बनेगा, और इससे देश में ये जो पॉवर्टी है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। A higher growth rate have helped significantly in the reduction of poverty। ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक विकास की दर ने गरीबी को दूर करने में अपना एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। सिग्निफिकेंटली मीन्स इम्पोर्टेंटली यहाँ पर रोल प्ले किया, और हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर वाइटल रोल प्ले किया। देयरफॉर इट इज़ बिकमिंग क्लियर दैट देयर इज़ ए स्ट्रॉन्ग लिंक। ये भी बात यहाँ से स्पष्ट हो जाती है कि अगर आपके देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट तेज है तो उसका संबंध सीधा जुड़ा हुआ है पॉवर्टी रिडक्शन से, यानी देश की गरीबी को तभी दूर किया जा सकता है जब देश की आर्थिक विकास की दर तेज हो। तो ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द कनेक्शन और लिंक बिटवीन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन, और या फिर ये लाइन डालकर आपसे एक्सप्लेन करवाया जा सकता है कि आप अपने व्यूज दीजिए। इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडन्स अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोवाइड्स द रिसोर्सेज, क्योंकि इकोनॉमिक आर्थिक विकास की दर से क्या होता है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम के अवसर प्राप्त होते हैं, अलग अलग संसाधन उनके हाथ में आते हैं, जिससे कि वो ह्यूमन डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट कर पाते हैं। यानी एक इंसान को जब जॉब मिलती है या काम मिलता है तो उसके बदले में उसे इनकम मिलेगी, और इनकम को वो अपने बच्चों के ऊपर खर्चा करेगा, उनको पढ़ाएगा, उनकी हेल्थ का ध्यान रखेगा और उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवाएगा आगे चलकर, इससे कि वो जो ह्यूमन डेवलपमेंट
डेवलपमेंट है वो होगा, और ह्यूमन डेवलपमेंट होगा तो इसका मतलब देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट फिर आगे बढ़ेगी, क्योंकि वो भी पर्सन एक स्किलफुल पर्सन बनेगा और आगे चलकर वो भी किसी न किसी जॉब इसमें एक्टिविटी में इंगेज होगा, जिससे कि इनकम के सोर्सेज और खुलेंगे, और दूसरे लोगों को भी एम्प्लॉय करेगा, और इससे इन्हेंस होगा। लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, स्पेशली गर्ल चाइल्ड को स्कूल में इस आशा के साथ भेज दिया जाएगा, और इससे एक उम्मीद भी जागती है पेरेंट्स की कि अगर हम आज अपने बच्चे के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं उसके एजुकेशन पर, तो फर्दर फ्यूचर में उसे जो है बेटर रिजल्ट भी मिलेंगे। हाउएवर द पुअर मे नॉट बी एबल टू टेक डायरेक्ट एडवांटेज फ्रॉम द अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड बाय इकोनॉमिक ग्रोथ। हालांकि हम ये भी मानते हैं कि ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी जैसे जैसे बढ़ती हैं, इससे आम आदमी जो कि गरीब है इतना ज़्यादा इससे फ़ायदा नहीं उठा पाता। मोर ओवर ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ मच बिलो एक्सपेक्टेशंस। हम ये भी देख रहे हैं इसके अतिरिक्त कि हमारे जो कृषि क्षेत्र की जो विकास दर है वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है जितनी हमने उम्मीद लगाई थी, यानी हमारी उम्मीदों से नीचे रह गई क्या हमारे कृषि क्षेत्र की विकास दर। दिस हैज़ ए डायरेक्ट बियरिंग ऑन पॉवर्टी। इससे क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से देश के अंदर गरीबी बढ़ती है, और वो भी किस लेवल पर, एज ए लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल लिव इन विलेजेस, क्योंकि ज़्यादातर लोग गांव में रहते हैं और वो टोटली एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड करते हैं, तो उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। इन दीज सर्कमस्टांसेज, इन स्थितियों में देयर इज ए क्लियर नीड फॉर टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। तो ज़रूरत है एक ऐसे प्रोग्राम की जिसका टारगेट सेट हों, यानी एंटी पॉवर्टी जो पॉलिसीज़ बनाई जाती है, प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, उन्हें टारगेटेड किया जाता है, यानी ये किसको मिलना चाहिए इसका फ़ायदा सीधा पूरी जनता को फ़ायदा नहीं दिया जाता, बल्कि उन लोगों को दिया जाता है जिसको इनकी ज़रूरत है। तो टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स किससे लिंक्ड होते हैं, नीडी पर्सन से। Although there are so many schemes which are formulated to affect poverty directly or indirectly, हमारे देश के अंदर बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है पूरा प्रभाव डाल रही हैं गरीबी के ऊपर। सम ऑफ देम आर वर्थ मेंशनिंग, और उनमें से कुछ खास के नाम हैं यहाँ पर दिए गए हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, 10th में भी ये क्वेश्चन बना हुआ है, अभी तक 10th में भी इम्पोर्टेंट है और 9th में भी इम्पोर्टेंट है। आज पहले इसे मनरेगा कहा जाता था, यानी शॉर्ट फॉर्म में मनरेगा बोला जाता था, आजकल इसको नरेगा कहा जाता है, नेशनल रूरल गारंटी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये 2005 में शुरू किया गया था, एक्ट लागू किया गया था, जिसके तहत बेटा 100 डेज का जो एश्योर्ड वर्क है जो कि रूरल पुअर पर्सनस को दिया जाता है, साल में कम से कम 100 दिन उनको रोजगार मिलता है। इट ऑल्सो एम्ड एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू एड्रेस द कोज ऑफ ड्रोट, और इसके साथ साथ ही संपोषणीय विकास को की समस्याओं को भी दूर करता है, यानी संपोषणीय विकास के रास्ते में आने वाली जो भी हमारी रुकावटें हैं, चाहे वो सूखा हो, चाहे वो जंगलों की कटाई हो या मिट्टी का खराब होना, इन सभी स्थितियों को भी दूर करने में मदद करता है, क्योंकि इस टाइप के जो वर्क होते हैं उनमें इन लोगों को काम दिया जाता है। 1/3 ऑफ द प्रपोज्ड जॉब्स हैव बीन रिजर्व्ड फॉर वीमेन। इस कैटेगरी में यानी नरेगा स्कीम के तहत 1/3 सीट्स जो हैं गरीब परिवारों की महिलाओं को दी जाती हैं, यानी 1/3 जो जॉब वैकेंसीज हैं या जॉब के जो ये अपॉर्चुनिटीज हैं ये गरीब परिवारों की महिलाओं को मिलते हैं। और इसके अलावा एससी और एसटीज का भी इसमें शेयर होता है, यानी ये जो स्कीम है ये 220 करोड़ लोगों को साल में रोजगार दे पा रही है, और इसके साथ साथ 4.78 करोड़ जो परिवार हैं इससे जुड़े हुए हैं जो सीधा इससे रोजगार ले पा रहे हैं। यहाँ पर एससी और एसटीज भी शामिल हैं, औरतें भी शामिल हैं। इस स्कीम के तहत उनका रेशो कितना है ये देखिए बेटा, आप यहाँ पर बताया गया है कि 23% जो यहाँ पर एससीज हैं वो इसमें जॉब ले पाते हैं, 17% एसटीज ले पाते हैं, यानी यहाँ पर एससी और एसटीज समझ रहे हैं आप, शेड्यूल कास्ट
स्केड्यूल ट्राइब के लोग। और थर्ड जो नंबर पे है 53% जो है यहाँ पर वीमेन को रोजगार दिया जा रहा है, यानी औरतों को काम पर लगाया जा रहा है जो कि गरीब परिवारों से संबंध रखते हैं, जिनके आमदनी के स्रोत नहीं होते। द एवरेज वेज हैज इंक्रीज फ्रॉम 65 इन 2006-07 टू 132 इन 2013-14। और ये जो एवरेज इसके वेजेज हैं बेटा, जो इसमें इन लोगों को वेतन दिया जाता है, वो भी अब पहले से बढ़ चुका है। 2006-07 में 65 रुपये दिए जाते थे पर डे के हिसाब से, 2013-14 में 132 रुपये हो गए हैं। ये तो था आपका नरेगा। 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। और अब बाकी जो स्कीम है, अगर मान लो 5 मार्क्स में सभी स्कीम्स के बारे में पूछ लिया जाए तो मेजर जो कंटेंट होते हैं बेटा 2-3 लाइंस में उनको आपने ब्रीफ करके लिखना है। लेकिन अगर इंडिविजुअल पूछ लिया तो इसका मतलब 5 मार्क्स में अलग अलग हम जो स्कीम्स हैं उन्हें यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो नेक्स्ट हमारी है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना इज अनदर स्कीम विच वाज स्टार्टेड इन 1993। प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई थी PMRY 1993 में। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को आगे बढ़ाना था, यानी पढ़े लिखे जो बेरोजगार लोग हैं, नौजवान लोग हैं गांव या छोटे शहरों के अंदर, उनको अपना रोजगार स्थापित करने में मदद देना। दे आर हेल्प्ड इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। अपने छोटे बिजनेस और इंडस्ट्रीज को वो सेटअप कर सकते हैं, इससे हेल्प लेकर जो पैसा इसको मिलेगा प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना के तहत उन्हें जो मनी प्रोवाइड की जाएगी, फंड प्रोवाइड करवाया जाएगा, इससे वो अपना रोजगार स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा एक और है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP। ये जो प्रोग्राम है बेटा 1995 में शुरू किया गया था और इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को रूरल एरियाज में और स्मॉल टाउन में सेम पहले वाले की तरह ही जनरेट करना था। लेकिन इसके साथ साथ इसका एक मुख्य उद्देश्य, एक टारगेट था 25 लाख न्यू जॉब्स को क्रिएट करना। इसके लिए 10th जो 5 ईयर प्लान था उसके तहत इस चीज़ को शुरू किया गया था कि कम से कम हम 25 लाख नई जॉब शुरू कर सकें, नए लोगों को, इसमें 25 लाख लोगों को रोजगार दे सकें। तो यहाँ तक आप बेटा इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। यानी 3 स्कीम के बारे में मैंने आपको बताया है और इसके अलावा जो पॉवर्टी के रीजन्स हैं वो भी डिस्क्राइब किए थे पिछली वीडियो में। तो इन सब को आप साइड बाय साइड लर्न करते चलें बेटा, बाद में टाइम नहीं मिलेगा रिवीजन का और आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये 3 स्कीम तो आपको समझ आ चुकी होंगी, तो आप इन्हें लर्न कीजिए, रीड कीजिए लेसन को अच्छे से। थैंक यू।